कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल संजय रॉय जो एक मेन विलन है इस पूरी कहानी में, वो रेड लाइट एरिया में जाता है, अपने दोस्तों को घुमाता है और उसका दोस्त अपने मन की सारी मुरादें पूरी करता है। लेकिन वहीं जो संजय रॉय जो मेन विलन था, वो रेड लाइट एरिया में जाने के बावजूद कुछ नहीं करता है, महज इंतजार करता है। वहां पे आसपास लड़कियों को छेड़ता जरूर है, लेकिन वो अपने शिकार के लिए इंतजार करता है। तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के बीच वो दोबारा अस्पताल में आता है, अपने दोस्त को उबर बाइक के जरिए भेज देता है, फिर जाकर वो अपने शिकार पर हमला करता है। ये पूरी कहानी आपको पता है, लेकिन हमारा ये कहना और कई लोगों का ये भी दावा है कि जिस तरीके से संजय रॉय रेड लाइट एरिया में जाने के बावजूद वहां पर कुछ नहीं करता है, अगर उसके दिमाग में पहले से ही शैतान हावी था तो वो शैतान अस्पताल आके ही खत्म क्यों हुआ? उसकी शैतानी चाल का इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और इसलिए भी इसे लोग प्री प्लान मर्डर कर रहे हैं। दूसरी चीज जो सबसे अहम चीज है कि देखिए, जब लेडी डॉक्टर के साथ हाथापाई हो रही थी तो कई लोगों ने कहा कि जो ये संजय रॉय है उसके शरीर पर कहीं भी चोट और जख्म के निशान नहीं है। उसके चेहरे पर जब गिरफ्तारी हुई थी उसकी, तो चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? इसके बारे में आज बात करेंगे जो कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले दावा किया था कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए हमने संजय रॉय के पता लगा लिया कि संजय रॉय उस रोज अंदर गया था, उसका डिवाइस कनेक्ट हो गया था उसके फोन के साथ तुरंत, और इसीलिए संजय रॉय को हमने गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो हमारा सबसे अहम सवाल है, देखिए सेमिनार हॉल में सीसीटीवी पर संजय रॉय नजर जरूर आता है, लेकिन जब पहली बार 6 बजे के करीब लाश को देखा जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल साहब को बताया जाता है, प्रिंसिपल साहब आते हैं और 6 से लेकर लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक क्राइम सीन सबके लिए खुला था। तमाम लोग अंदर आते हैं, तमाम लोग लाश को देखते हैं, कोई चादर हटाता है, कोई बिस्तर हटाता है, बिस्तर पर छूते हैं, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स सारे मटिया मेड हो चुका था। उस जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी आरोपी की ब्लूटूथ डिवाइस ना देखी हो? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि बताइए कि आपने एफआईआर कब दर्ज करवाई? लगभग 14 से 15 घंटे बाद पहली एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ये अपने आप में अचंभित करने वाली चीज है। और किस तरीके से आज जज साहब ने कोर्ट के अंदर सबको डांटा, खासकर कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हमें ये समझाइए कि आपने पहली बार अननेचुरल डेथ के बारे में जानकारी कहां दी? एक जगह उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे बता दिया था कि अननेचुरल डेथ है। तो जज साहब ने पूछा कि आपको इसके बाद भी एफआईआर दर्ज करवाने में लगभग 12 से 13 घंटे लग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद उन्होंने एक और टाइमलाइन पेश किया जहां पर लिखा गया कि रात की 11:30 बजे जो पुलिस वाले थे उन्होंने ऑफिशियल रजिस्ट्री की कि रात के 11:30 बजे कि देखिए ये अननेचुरल डेथ है। उस पर भी जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि देखिए, जो पिता की जबरदस्ती करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई, यहां तक कि किसी ने भी नहीं सोचा कि जब इस तरीके की डेथ हुई हो तो उसमें फटाफट एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आपको यह जान के भी हैरानी होगी, जब हम सुन भी रहे थे कोर्ट के अंदर की बातें, तो जज साहब ने कहा कि किस किस ने देखा कि वो बेहोश हो गई, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का कहना था कि लड़की बेहोश हो गई है। कोई ये नहीं बता रहा था कि अननेचुरल डेथ है या डेथ कैसे हुई है। इस पर जज साहब ने कहा कि देखिए, कोई अगर आम लोग होते तो बात अलग होती, वहां पर सब मेडिकल प्रोफेशनल थे, कोई भी देख के बता सकता था कि उसके अंदर जान नहीं बची है, जान नहीं है। इसके बावजूद लोग बेहोश वाली बातें क्यों बता रहे थे? और घर वालों तक, सुपरिटेंडेंट जो उस अस्पताल की फीमेल सुपरिटेंडेंट थी, उस पर भी जज साहब ने शक जाहिर करते हुए कहा कि इनके रोल पर भी हमें शक है। क्यों इन्होंने सबसे पहले घर वालों को फोन करके ये बताया कि वो बीमार है? दूसरी चीज, कभी बता देते थे कि सुसाइड है, आप फटाफट आ जाइए। तो इस पर कपिल सिब्बल थोड़े से असहज होते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली वो लोग फैमिली सदमे में थी, हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। और धीरे धीरे बातें बाहर आ रही थी, तब जाकर हर किसी को समझ में आया। अंदर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, किस तरीके से सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को बुलाया जाता है, कपिल सिब्बल से कई सारे सवाल दागे जाते हैं जिसका वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस पूरे केस में किस तरीके से एक पूरे जो सीबीआई के साफ तौर पे कह रहा था कि इस पूरे केस में
जब पूरी एविडेंस को मिटा दिया गया हर तरीके से, तब हमें केस सौंपा गया है। तो जब हम पहले एपिसोड से लेकर जो अब तक हम बातें कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रक भर के गुंडे आते हैं और सबको तोड़फोड़ मचा देते हैं, उसके बारे में आप डिकोडिंग क्राइम के अंदर बात करेंगे आखिर में कि स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल कर दिया। सीबीआई ने जज साहब को बता दिया है कि उन्होंने कैसे कैसे और क्या क्या काम किया है। जानकर आपको हैरानी होने वाली है कि सीबीआई ने कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, आप सुनकर हैरान होना जायज़ है। आज तो लगातार जो कोलकाता लेडी डॉक्टर का मर्डर केस है उसके बारे में हम आपको लगातार सूचित कर रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। और ऐसे में आज कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई उसमें तमाम तरीके के सवाल किए गए, जिसमें से एक छोटा सा अंश दीपक ने आपको ज़रूर बताया। अब कोर्ट में जो संदीप घोष हैं, इस कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, उन पे तमाम तरीके के आरोप लगे जो आप कई दिन से जान भी रहे हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जो आरोप लगे वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसकी वजह से अब ये जो केस है ये गैंगरेप की बजाय रेप की तरफ मुड़ सकता है, जिसमें बहुत से लोग पहले कयास लगा रहे थे, बहुत से लोग बोल रहे थे कुछ और लोगों की संलिप्तता है इसमें, बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने उसको एक तरीके से रोक दिया है। वो कैसे किया है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जो संजय रॉय है वो किस मानसिकता का व्यक्ति है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्योंकि जो उसका साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ था, जब मैं पहले बता देती हूँ साइको एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। दरअसल उसमें डॉक्टर्स का कुछ पैनल बैठता है जो एक सामने वाले शख्स के हाव भाव से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोचता है, वो किसी इंसान को लेकर क्या सोचता है, वो औरतों को लेकर क्या सोचता है, या कोई इंसिडेंट हुआ तो उस बारे में उसकी सोच समझ क्या है। और इसके लिए जो डॉक्टर्स का पैनल है वो सामने बैठे शख्स को, या यूँ कहें आरोपी को, एक पेपर देते हैं, एक पेंसिल देते हैं और उस पर उससे कुछ कुछ काम कराया जाता है जिससे वो आइडिया लगाते हैं कि हाँ इसकी मानसिकता कैसी है। और जब साइको एनालिसिस टेस्ट किया जा रहा था संजय रॉय का, तब जो डॉक्टर्स का पैनल बैठा था वहां पर सीबीआई के जो अधिकारी मौजूद थे वो भी हैरान रह गए। दरअसल उस टेस्ट में ये साफ तौर पर देखा गया कि जो संजय रॉय है उसके चेहरे पर कोई इमोशन है ही नहीं। जब उससे वारदात वाली रात के बारे में पूछा गया, उस लेडी डॉक्टर के बारे में पूछा गया, तो वो सारी जो चीज़ें हैं बक 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 करके बोले जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, कोई हाव भाव नहीं। ऊपर से जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वो इमोशनलेस था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो इतना बड़ा दरिंदा है, हैवान है। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, उसे डर नहीं था। और तो और एक कोई इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, अगर कोई ऐसा कांड कर देता है तो कहीं ना कहीं वो डरता है, उसके चेहरे पर कहीं इमोशंस दिखते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो पूरी तरीके से जल्लाद है, इसके चेहरे पर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। अब संजय रॉय के साइको एनालिसिस टेस्ट के बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो उसमें जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उन पर किस तरीके के आरोप लगे। इससे पहले आपको बताऊं कि संदीप घोष की जो कार है और उनके ड्राइवर से भी जो सीबीआई है उन्होंने पूछताछ की थी। कार को जब्त किया था, उसकी चेकिंग की गई थी कि कहीं उसमें से कोई सुराग मिल सके। ड्राइवर से भी पूछताछ की गई और उसके बाद जो पूरी स्टेटस रिपोर्ट बनाई गई और सारी चीज़ें कोर्ट में जाती हैं, उसमें संदीप घोष के बारे में कुछ चीज़ें उठती हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके पॉइंटर्स बताती हूँ। संदीप घोष के बारे में कहा जाता है, यूँ कहें कि आरोप लगते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट कर परेशान करना, उनकी रैगिंग करना, उन्हें शराब पिलाना। यानी कि जो संदीप घोष है वो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट, जो नए बच्चे आते हैं, उनको टारगेट करना, उनकी एक तरीके से रैगिंग करना, उनको शराब पिला देना। अगला लगता है कि फर्स्ट ईयर की फीमेल स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात हुई, उसके बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनको अस्पताल की जो महिला कर्मी है, जो फीमेल, आप यहाँ पर गौर करिएगा, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट हैं जो नई नई ज्वाइनी हैं या फिर जो अस्पताल की महिला कर्मी है, उनको टारगेट करना, उन पर टिप्पणी कर देना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। इसके अलावा संदीप घोष पर आरोप लगा कि वो स्टूडेंट्स का जो अस्पताल में बाहर से लड़कियां लेकर आना, मतलब कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से अस्पताल में लड़कियां लेकर आते हैं और संदीप घोष इस पर कोई ऐतराज़ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उससे पहले जो आरोप लगे कि वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। ये सारे मैं आपको बता रही हूँ जो कोर्ट में आज उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब एक और लगता है कि पैसे लेकर वो छात्रों को एग्जाम में पास कराते हैं, छात्रों के साथ बैठकर शराब भी पीते हैं। इसके अलावा अनक्लेम डेड बॉडी, यानी कि ऐसी डेड बॉडी जिनकी किसी की मृत्यु हो गई है, कोई लाश मिलती है जो लावारिस है, कोई उसका आगे पीछे पूछने वाला नहीं है, या जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, नहीं पहचान पाई कि उसकी फैमिली कौन है और कोई उस लाश को लेने भी नहीं आया,
तो उनकी हेराफेरी करना, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने साल 2001 का केस आपको बताया था तो बताया था कि वहाँ पर इस अस्पताल के अंदर कि वहाँ पर एक तरीके से पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा था। अस्पताल में जो डेड बॉडी है उनकी न्यूड बॉडी शूट होती थी। तो यहाँ पर एक आरोप है जो कोर्ट के अंदर लगा, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अनक्लेम डेड बॉडी को प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देना या फिर उनके साथ हेराफेरी करना, ये तरीके के आरोप लगे। साथ ही साथ एविडेंस के साथ छेड़छाड़। अब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही ये केस सीबीआई को सौंपा गया था उसी रात को ट्रक भर के गुंडे आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। वो कोशिश कर रहे थे कि अस्पताल के अंदर जा सकें, हालांकि उन्हें रोका गया। लड़कियों के हॉस्टल तक वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। और तो और जिस सेमिनार हॉल में ये वारदात हुई, ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसी के ठीक सामने चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में रिनोवेशन का काम शुरू करवाना। क्या इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हुई है, अभी हम आसपास के इलाके को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते? तुरंत उसी के अगले दिन इन्होंने रिनोवेशन का काम क्यों शुरू किया? जैसे ही सीबीआई इस केस को हाथ में लेती है तुरंत रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। तो ये भी इन पर आरोप लगे। और तो और हॉस्पिटल में तमाम तरीके के फ्रॉड होते हैं, कुछ करप्शन के चार्जेस भी हैं, वो भी संदीप घोष पर लगाए जा रहे हैं। और तो और यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात जो बार बार हर कोई कह रहा है और सीबीआई ने भी यही कहा कि जब तक हमें केस सौंपा गया तब तक कई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी। जैसे दीपक ने भी आपको पहले बताया कि जब उस लड़की की जो लेडी डॉक्टर थी, जब उनकी लाश को देखा गया, उसके बाद काफ़ी देर बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पेरेंट्स को तो उससे भी देर में इन्फॉर्म किया जाता है, और तब तक तमाम लोग जो भी अस्पताल के लोग थे वो अंदर जा रहे थे, उस सेमिनार हॉल के अंदर पूरी तरीके से जा रहे थे, देख रहे थे, घूम रहे थे। और इसी वजह से जो एविडेंस, जो टेम्परिंग बोलते हैं, यूँ कहें कि एविडेंस के साथ जो छेड़छाड़ हुई वो ठीक से रखे नहीं गए, तो उसका भी आरोप इन पर लग रहा है। और अब सबसे अहम और सबसे बड़ा खुलासा कह लीजिए, यूँ कहिए कि चौंकाने वाली बात, सीबीआई ने आज कोर्ट में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी है। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो क्राइम तक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूरा लाइव भी आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके अंदर आप बाकायदा देखेंगे जो सीबीआई है उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। और आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसमें जो हमारे रिपोर्टर हैं मुनीश पांडे, उनकी जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने क्लेम किया है, यानी सीबीआई ने ये मान लिया है अपनी जाँच में कि ये जो महिला के साथ बर्बरता हुई, जो रेप हुआ, वो गैंग रेप नहीं है, वो सिर्फ रेप है और उसमें सिर्फ संजय रॉय ही शामिल है। ऐसा क्लेम किया गया है उस स्टेटस रिपोर्ट में जो मुनीश पांडे के द्वारा जानकारी सामने आई है, उसमें सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उनसे दोबारा फिर से मांगी जाएगी, अभी और जांच चल रही है। और उन्होंने डीएनए रिपोर्ट के तहत, डीएनए रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई है, मीडिया के सामने नहीं आई है। अब हो सकता है जो सीबीआई है उसने उसे एकदम क्लोज ही रखा हो, किसी को बताया ना हो, पर सीबीआई की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ संजय रॉय शामिल है, किसी और का गैंगरेप या ऐसी कोई ये वारदात नहीं है। एक संजय रॉय ही है जिसने महिला डॉक्टर के साथ ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे अहम है कि अपनी आखिरी यानी लास्ट क्लोजर रिपोर्ट के लिए जब सबमिट करनी होती है सीबीआई को, तो उसके लिए वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं या जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो गई थी लैब में, जो स्वैब सैंपल गए, वो सब अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। हो सकता है सीबीआई को मिल गया हो, लेकिन इस तरीके की जानकारी नहीं आई है और ना ही सीबीआई ने कहीं ये चीज़ कही है, ना उनके अधिकारी ने कही है। तो अभी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, उसके आधार पर पता लगेगा। और इसीलिए जो सीबीआई है उसने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें संजय रॉय दिख रहा है और साथ ही जो डीएनए है उसके आधार पर ये चीज़ें हैं कि अभी एक शख्स का नाम आ रहा है कि संजय रॉय ने ऐसा किया है। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें जो जो चीज़ें आएंगी तो अभी ये साफ होना बाकी है। तो ये आप मेरे को मैं साफ तौर पर कह दूं कि ये क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। जो शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सीबीआई ने ये चीज़ें कह दी गई हैं कि ये सिर्फ एक रेप है, सिर्फ एक रेप, माफ़ करिएगा, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एक ही शख्स ने रेप किया है, ना कि वो गैंग रेप है। जैसा जब डॉक्टर ने क्लेम किया था एक कि उसके अंदर 151 ml जो है वो लिक्विड मिला है जिसमें कहा गया था उसकी जांच होनी चाहिए, वो सीमेन हो सकता है, उसमें और भी लोग हो सकते हैं, तब से गैंग रेप की जो बात है उसे हवा मिल गई थी। लेकिन सीबीआई ने यहाँ स्टेटस रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें कही हैं, पर फिर भी अभी पूरी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है और उसी के बाद ये सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। अब आप ये समझिए कोर्ट में और किन चीज़ों को लेकर दलील हुई और सीजेआई ने किस किस बात पर, जो वकील थे, जो कपिल सिब्बल थे, और कहाँ पर ऐसा दांवपेच फंसा जिससे जो ये केस है अभी भी उलझता नजर आ रहा है।
देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने क्या क्या अंदर बातें कही मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन एक छोटी सी अपडेट आपको और बता दूं। ये महज कल रात आधी रात की बात है। जो मेडिकल कॉलेज की जो नई प्रिंसिपल थी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो 21 अगस्त की देर रात को उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र करके नई जगह भेज दिया जाता है। जो नई प्रिंसिपल थी उनका नाम था डॉक्टर सुरिता पाल। ये हाल ही में आई थी और उन्होंने एक बयान दिया था। बयान ये दिया था कि आप लोग मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये उनका बयान था कैमरे के सामने। एक नई प्रिंसिपल, एक नई जिम्मेवारी, वो कैमरे के सामने अगर ऐसी चीज़ें कहेंगी तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो संभालती कैसे हैं उस कॉलेज को। आपको आगे ये भी बता दें कि अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी अनुराभा दत्ता, इनकी भी पोस्टिंग की जा चुकी है। अब इतने दिनों बाद इनको ध्यान आया कि अच्छा, मुझे चेस डिपार्टमेंट की जो एचओडी जिनके अंदर ये सेमिनार हॉल आता था उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हमें ट्रांसफ़र करना है। पता नहीं इतने दिनों से क्या कर रहे थे और अचानक से इनकी आंख कैसे खुल गई। आपको दूसरी चीज़ें और बता दें कि ये हाल ही में, मतलब पहले तो जो संदीप जी थे, संदीप घोष है, उन पर कई सारे आरोप लगे तो उनको पहले ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन वो दूसरी जगह के जो जिस कॉलेज में जाना था उन्हें, उन कॉलेज के बच्चों ने बोला कि हमें ऐसा प्रिंसिपल नहीं चाहिए। तो दोबारा इस्तीफा देने के बावजूद इन्होंने, जब ये सारी क्राइम हुआ उसके बावजूद वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल बने रहे। इसके बाद नई प्रिंसिपल भी आती हैं। अब नई प्रिंसिपल, जिस दिन पहली बार इनका जो बयान आया था उसके सुनकर हम सब हैरत में थे कि एक नई प्रिंसिपल ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती हैं। खैर, जो अपडेट था हमने आपको दे दिया। नई प्रिंसिपल अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अब तो कोई है नहीं, और जो पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा था वो CISF को दिया गया है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे दे दिया गया है। इनके रहने की व्यवस्था कोलकाता पुलिस करेगी। कोलकाता पुलिस बाहर के सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ CISF देखभाल करेगी। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि देखिए, CBI ने जो पुख्ता तौर पर जो जानकारी हमारे रिपोर्टर मनीष पांडे ने जो बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग एक शख्स है जो जिसकी गिरफ्तारी की गई है, संजय राय। उसके अलावा दूसरा कोई और शख्स नहीं है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि शायद जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक और DNA रिपोर्ट सामने ना आ जाए ये चीज़ें पुख्ता तौर पर कहना गलत होगा। लेकिन जो CBI के जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि देखिए भैया, अब तक जो जानकारी है वो एक ही है। लेकिन इस चीज़ को और प्रबल, या कहें इस चीज़ को और बल तब मिलता है कि देखिए, लगभग CBI को इस केस को हाथ में लिए हुए 10 दिन तो हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर अंदर ये अब तक सिर्फ और सिर्फ जो कोलकाता पुलिस ने संजय राय की गिरफ्तारी की थी, सिर्फ उसी गिरफ्तारी के अलावा कुछ और गिरफ्तारी नहीं कर सके हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे तो जो प्रिंसिपल थे उन पर शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। लगातार 7वें दिन उनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी गाड़ी को खुलवाकर, उनके ड्राइवर से गाड़ी खुलवाकर ड्राइवर से भी पूछा जा रहा है कि भैया प्रिंसिपल साहब कहाँ जाते थे, क्या करते थे, गाड़ी दिखाइए, गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। तो दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अब तक CBI के पास ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि संजय के अलावा किसी और को भी गिरफ्तार कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो कोलकाता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसी ओर CBI लेकर जा रही है। लेकिन हमने जिस तरीके से पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि CBI के हाथ में जब से जो भी कोई हाई प्रोफाइल केस जाता है वो ठीक तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। कहीं ऐसा ही ये कोलकाता मर्डर केस वाला जांच ना हो जाए। अभी जांच चली रही, जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन जिस तरीके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि CBI ने भी अपने हाथ खड़े करके कह दिए कि नहीं, सिर्फ एक ही शख्स है और वह है संजय राय, उसके अलावा और कोई नहीं। तो जितने भी तमाम तरीके के जो दावे आ रहे थे कि पहले कि 7 लड़के थे, उसके साथ एक इंटर्न थी, इंटर्न का बॉयफ्रेंड था, झगड़ा हो गया, संजय राय तो एक मोहरा था, तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर पिक्चर साफ होने लगी है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि शायद अब संजय राय के अलावा कोई और नहीं है। अब आपको बताते हैं जो कोर्ट के अंदर आज चीज़ें क्या हुई हैं। मैं हूबहू, क्योंकि जो हमारे क्राइम तक में भी जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई है, हमने कोशिश की है कि आप जितने भी लोग दर्शक हैं उन्हें सुनना चाहिए कि कोर्ट के अंदर कार्रवाई कैसे होती है। अब मैं आपको छोटा सा अंश बता देता हूँ कि आज अंदर हुआ क्या है। सबसे पहले चीफ जस्टिस पूछते हैं कि आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। विक्टिम की नहीं, आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील होते हैं, जो CBI के वकील थे, उन्होंने कहा कि हमें दी ही नहीं गई है। मतलब कोलकाता पुलिस ने जो भी मेडिकल करवाया था संजय रॉय का, उसकी मेडिकल रिपोर्ट CBI तक पहुंची ही नहीं। सिब्बल यहाँ पे कहते हैं कि ये केस डायरी का हिस्सा है और इसमें बताया गया है। अब जो सॉलिसिटर, जो कि CBI के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम 5वें दिन घटनास्थल, वारदात वाली जगह पहुंचे थे तो हमने देखा
कि वारदात वाले भी जितने भी एविडेंस या सबूत थे वो तो सब मिटा जा चुके थे, सब खराब हो चुके थे। हमारे पास आधार क्या था? कोलकाता पुलिस का साथ था, जो कोलकाता पुलिस हमें बता रही थी, हम उसी आधार पर अपनी जांच आगे कर रहे थे। याद रखिएगा 5 दिन के अंदर उस पूरे क्राइम सीन को कोर्ट में बताया जा रहा है कि वो तो बर्बाद हो चुका था। हमें बर्बाद होने के बाद केस हमारे हाथ में आया तो हम करते भी क्या। इस पर जो एसजी सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी फिर से कहते हैं कि कई बार जो उनके दोस्त लोग थे, जो पीड़ित पक्ष के डॉक्टर थे, उनके आसपास के दोस्तों से कहा गया कि अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियोग्राफी या कहीं से भी वीडियो या फोटोग्राफ लिया हो तो हमें प्रोवाइड करवाइए, हमें आसानी होगी। इसके बाद सिब्बल जो कपिल सिब्बल थे वो कहते हैं कि उनके पास पल पल की टाइमलाइन है, मतलब हर मिनट का ब्यौरा है। अब ये बोल के वो फंस चुके थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल जो आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो दरअसल सीबीआई को कहा गया था कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट बताइए। स्टेटस से मतलब जिस तरीके से मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं उससे कहने का मतलब कि आपने अब तक क्या जांच की, क्या कार्रवाई की, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कायदे से यही होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस इतनी ज्यादा जल्दबाजी में थी कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि नहीं सर, हमने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट बनाई है, आप सुन लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने आपसे कब कहा स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए, हमें नहीं जानना कोलकाता पुलिस ने क्या काम किया, बल्कि सीबीआई के बारे में जानना था। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैं आपको केस डायरी और जनरल डायरी की एंट्री बताना चाहता हूं। तो जैसे ही वो संज्ञान में लेते हैं उसके बाद कपिल सिब्बल की हालत क्या होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो पहली बार बताया जाता है कि जो अननेचुरल डेथ की जो एंट्री बताई गई थी वो 10:10 बताई गई थी, और क्राइम सीन से सबूत जुटाने के बाद 11:30 बजे रात के बज जाते हैं, और उसके बाद 11:45 में एफआईआर करवाई जाती है। और सिब्बल से पूछा जाता है कि शाम के 6:10 से लेकर 7:10 के बीच में पोस्टमार्टम होता है। सुबह 6 बजे लाश मिली थी, लगभग 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है। 6:10 से लेके 7:10 1 घंटा प्रॉपर पोस्टमार्टम चलता है। कहाँ चलता है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही चलता है। अच्छा, इसके बाद 3 जज बैठे थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जानते हैं चंद्रचूड़ जी को, एक मनोज मिश्रा थे जस्टिस JB पारदीवाला जी थे। उन्होंने पूछा कि अच्छा हमें ये बताइए कि जब पोस्टमार्टम आपने शुरू किया तो क्या आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, और कहीं आपने कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ें तो नहीं कर दी? सिब्बल अपने कुछ साथियों से पूछते हैं, फिर सिब्बल कहते हैं कि हमने ये सारा फैसला पोस्टमार्टम कराने का फैसला तब लिया जब केस डायरी में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो जज पूछते हैं कि आपने यूडी केस कब दर्ज किया था? यूडी से कहने का मतलब अननेचुरल डेथ। देखिए, एक डेथ होती है जो सामान्य तौर पे हो जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ा या किसी भी तरीके से जो डेथ हो जाती है आम तरीके से उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। अननेचुरल डेथ मतलब किसी ने कोई हत्या की हो, कहीं से जो ऐसा लगे ही ना कि आम मौत है, किसी ने उसकी हत्या की हो, उसको अननेचुरल डेथ कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप ये बताइए पुलिस वालों ने पहली बार अननेचुरल डेथ की टाइमिंग क्या बताई थी? सिब्बल कहते हैं दोपहर के 1:45 पर। अब आगे सुनती जाइए क्या क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पूछते हैं आपको ये कहां से मिला, और हमें प्रूफ दिखाइए कि आप ये जो डेट और टाइमिंग बता रहे हैं कहां से बता रहे हैं। तो जस्टिस पारदीवाला उस वक्त कहते हैं गुस्से में कि कृपया यहाँ एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मौजूद रखें, हमें अभी तक ये जवाब नहीं मिला है कि यूडी केस दर्ज कब हुआ है। देखिए, उस टाइम बहस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ठीक ठाक कोई टाइम बता नहीं पा रहा था। दरअसल पहले बताया गया 10 बजे, फिर कहा गया कि दोपहर के 1:45 बजे, फिर एक जो एंट्री दिखाई गई थी वो रात के 11:30 बजे की एंट्री दिखाई गई थी। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि सिब्बल जी, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात सारी मानेंगे, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो गए, आप एक जिम्मेदार पुलिस वाले को बुलाइए। इसके बाद उनसे पुलिस वाले से बातचीत करने के बाद बकाया सारी फुटेज है कोर्ट के अंदर की। सिब्बल कहते हैं कि जज साहब आप केस डायरी है उसकी पेज नंबर 2 पर आइए। जस्टिस पारदीवाला इस पे कहते हैं कि ठीक है, हम पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे, आप हमें बताइए कि जो जांच का पंचनामा कब करवाया गया। पंचनामा से कहने का मतलब किन किन लोगों ने देखा कि यहाँ पे लाश को देखा, कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले किसने देखा, पुलिस को कब बताया गया, कब क्या क्या कार्रवाई हुई, इसे पंचनामा कहते हैं। तो अननेचुरल डेथ में तो घूम चुके थे कपिल सिब्बल। जस्टिस पारदीवाला कहते हैं कि आप ठीक है वो सब छोड़ दीजिए, पंचनामा कब हुआ? पंचनामा कब होता है? सिब्बल जी कहते हैं कि 4:20 से लेकर शाम के 4:40 तक। तो इस पर जज साहब फिर से कहते हैं कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उससे साफ तौर पर पता लगता है कि जांच, पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ दर्ज करवाई गई है। मतलब पंचनामा और पोस्टमार्टम होने के बाद रात को
माफ़ कीजिएगा, अननेचुरल डेथ के बारे में बताया जाता है। मतलब पंचनामा हुआ 4 बजे के करीब, पोस्टमार्टम होता है 6 बजे के करीब, और जो अननेचुरल डेथ की जो जानकारी, जो ऑफिशियल एंट्री है, वो रात की 11:30 बजे है। वो क्यों है 11:30 बजे तक? पुलिस वाले क्या कर रहे थे, आपको आगे तक समझ में आ जाएगा। तो दरअसल इसके बाद सिब्बल कहते हैं नहीं नहीं जज साहब ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद जज साहब कहते हैं कि 30 साल के उनके करियर में इससे वाहियात कोई भी काम या इस तरीके से उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई जांच की कार्रवाई इस तरीके से की जा रही हो। तो पूरी कोर्ट में इस तरीके से गर्मा गर्मी चलती है। उसके बाद सिब्बल जी कहते हैं कि देखिए, पूरे दिन जांच करने के बाद जब पुलिस जो इंस्पेक्टर थे वो वापस अपने थाने में आते हैं, उसके बाद रात के 11:30 बजे वो नोट डाउन करते हैं जीडी में, जीडी एंट्री, जीडी से मतलब जनरल डायरी एंट्री में वो एंट्री करते हैं कि उन्होंने सुबह से क्या क्या किया। तो केस डायरी आपकी होगी रफ वर्क और जनरल डायरी एंट्री होगी आपकी ऑफिशियल एंट्री। इसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल क्या कहें, जो सीबीआई के वकील थे, वो कहते हैं कि इसके बाद भी ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे थे। दरअसल जो लड़की के पिता थे उनके दबाव आने के बाद उन्होंने रात 11:45 पर पहली बार एफआईआर दर्ज करवाई। अभी अपने आप में हैरान करने वाली बात थी कि सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, शाम भी बीत जाती है, पोस्टमार्टम भी हो जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। उसके बाद रात 11:15 बजे एफआईआर। उसके बाद पुलिस वाले क्राइम सीन पे जाकर ऐसे कौन से सबूत जुटाने वाले थे? जब सुबह आपको जब जिस मौके पर ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त सबूत जुटाना था, रात 11:15 बजे के बाद आप ऐसे कौन से सबूत जुटाने वाले थे? इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और यहाँ तक कि जो एक कहानी और बाहर निकल के आई जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए थे, तो तमाम तरीके से जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं उनका ये भी कहना था कि देखिए, जो सबसे पहली बार लाश किसने देखी इसके बारे में जब हम पड़ताल कर रहे थे, हम जानना चाह रहे थे कि हम उनसे बात कर सके, किसने लाश देखी, वो शख्स कौन है, या वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया। तो देखिए, जो लेडी डॉक्टर की जो लाश थी वो एक स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी, और उसकी जो सोने का ढंग था वो कुछ इस तरीके से वो रखा हुआ था। तो दूर से उस स्टूडेंट को लगा कि हो सकता है जो लेडी डॉक्टर है वो सो रही हो। वो ढूंढने के लिए आया था या आई थी। वो वापस जाता है, अपने दोस्तों को बताता है, फिर यहाँ से बात फैलती है, तब जाकर हॉस्पिटल स्टाफ को पता लगता है, फिर हॉस्पिटल स्टाफ प्रिंसिपल साहब को बताते हैं। आपको कहानी समझ में आ गई किस स्टूडेंट ने देखा था? और तब भी हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि लड़की बेहोश हो चुकी है। तमाम जो हालत थी बॉडी को देखकर ऐसा तो कतई नहीं कहा जा सकता कि बेहोश है। साफ तौर पे पता लग रहा था कि उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है। लेकिन जो पहला चश्मदीद था वो कहाँ है, जिसने पहली बार लाश को देखा, या पहली बार उसने ये बताया कि उसने ये देखा कि लड़की शायद सोई हो, जो आम सी बात है कि कोई भी अगर किसी को देखेगा उससे समझ में आएगा कि ये बॉडी है या लेटी हुई है, क्योंकि सेमिनार हॉल में अक्सर जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जाकर रेस्ट करने ही जाते थे। तो वो चश्मदीद अब कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो नदारद है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, इसके बारे में भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि उसने पहली बार क्या देखा और वो कहाँ है। इसके बारे में जानकारी बाहर आनी ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ और भी देखा हो और वो गायब कैसे हो गया अचानक से, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो इस केस में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है।